तो बिल्कुल आपने ये सुना पीएम मोदी क्योंकि असम और अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, वहां उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से चुनावी हुकार भरी, ये आपने सुना। और इसके बाद अब पीएम मोदी जो है वो सीधा काशी पहुंचेंगे और काशी में उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उसके बारे में भी मैंने आपको जो ओपनिंग रिमार्क था उसमें जानकारी इस बात की दी है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे कुछ ही देर के बाद हमारे साथ संतोष त्यागी जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ गोविंद अरोड़ा जी जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। इसके अलावा राजनीतिक विशेषज्ञ हैं परमवीर सिंह जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और समाजवादी पार्टी के भी किसी प्रवक्ता से हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़ें और उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं संतोष जी आपके पास आना चाहता था, लेकिन मुझे जानकारी मिल रही है कि संतोष जी जो हैं वो अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। खेमचंद जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ और मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई आप यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ये सीटें आप जीतेंगे कैसे, इसका आधार क्या है? क्योंकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। गठबंधन होने के बावजूद भी आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि आप यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेंगे, तो इसके पीछे वजह क्या है, आधार क्या होगा? खेमचंद जी। खेमचंद जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, खेमचंद जी का जो नेटवर्क है अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपर जुड़ नहीं पाए, और जैसे हमारे साथ वो जुड़ेंगे मैं उनके पास जाऊंगा। मैं चलिए हरगोविंद जी आपके पास आना चाहता हूं। भाई आपको बीजेपी के इस दावे में कितना दम नजर आ रहा है कि 80 लोकसभा सीटें यूपी से आती हैं और 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, और पीएम मोदी आज इसका शंखनाद भी करने वाले हैं अपने संसदीय क्षेत्र काशी से, वाराणसी से। वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। देखिए, राजनीतिक दल हैं, अपना एक लक्ष्य लेके चलते हैं और अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। और देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है और उनके पास उतने कद्दावर नेता हैं जो भीड़ को इकट्ठा करने में और एक तरह से सक्षम तो है ही, और नेतृत्व भी करिश्माई है विपक्ष के मुकाबले। और जहां तक एक लक्ष्य की बात की गई, ये लक्ष्य हर बार सटीक बैठे ऐसा भी भूतकाल में नहीं हुआ। कारण लक्ष्य तो कर्नाटक के लिए भी दिया गया था, लक्ष्य तो हिमाचल के लिए भी दिया गया था। तो ठीक है, अब 80 और ये देखिए सकारात्मक तो ये चुनाव प्रचार है, क्योंकि काडर में अपने कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ने के लिए, क्योंकि कोई भी युद्ध तो सेना ही लड़ती है ना, और युद्ध तो हथियार से ज्यादा इरादों से जीता जाता है जी। तो अब ये चुनावी युद्ध में यदि इरादे ही जीत के होंगे तभी तो काडर में जोश होगा और वो जमीन पर सामान्य कार्यकर्ता तन मन और धन से काम करेगा, तो परिणाम अच्छे आएंगे। और इसी के विपरीत यदि हम विपक्ष में देखते हैं तो उनकी तो ना अभी तक ना उस में कहीं रण और ना उनकी कोई नीति, बस वो केवल राज करने का एक ख्वाब देख रहे हैं मुंगेरी लाल की तरह। तो ये स्वाभाविक है, उनके कार्यकर्ताओं का जोश और भाजपा के कार्यकर्ताओं के जोश में रात और दिन का अंतर है, और जो कि आने वाले चुनाव परिणाम में दिखाई भी देगा। तो क्या यही वजह है क्या कि बीजेपी का जो मनोबल है वो लगातार बढ़ा हुआ है, और यही वजह है कि बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि इस बार 80 की 80 सीटें यूपी में हम जीतने वाले हैं? तो वजह यही है जो आप कह रहे हैं? देखिए, दावा तो सुषमा जी का, मैं आपको 2014 की एक चुनावी रैली जो उन्होंने हरियाणा में की थी, तो उन्होंने कहा था हम 10 में 11 सीट जीतेंगे। हरियाणा में तो 10 लोकसभा की क्षेत्र वो थी ना सीट, तो हाँ। सुषमा जी का कहने का अर्थ ये था कि 11वीं में मैं भी तो हरियाणा की बेटी हूं, तो मैं जो साउथ दिल्ली से सीट जीतूंगी तो वो भी तो हरियाणा के खाते में गिनी जाएगी। तो अगर 80 में 81 भी कहें तो इसमें भी कहीं कोई आने वाले समय में अतिशोक्ति नहीं होगी। जी, मतलब आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर बीजेपी ये कह रही है कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे, तो बीजेपी 80 सीटें जीते वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि 80 के 81 भी हो जाए, लेकिन जब सीटें 80 हैं तो वो 81 नहीं होगा। ये एक मजाक का विषय हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये है कि आप भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी जो दावा कर रही है, बीजेपी के उस दावे में दम आपको नजर आता है? बीजेपी के दावे में चुनाव परिणाम जब आएंगे तो वही सिद्ध करेंगे ना कितना दम है या नहीं है। लेकिन एक सकारात्मक चुनाव प्रचार के यही तो इंडिकेशन होते हैं।
और एक सक्रिय राजनीतिक दल की यही पहचान होती है। उसी के विपरीत यदि मैंने अभी पहले भी कहा, जो मुख्य विपक्षी दल हैं जिन्हें की लीड लेनी चाहिए थी, 1-2 महीने पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी चाहिए थी, वो तो आज तक अपने प्रत्याशियों को घोषित ही नहीं कर पाए। और वो कितने समय का इंतजार कर रहे हैं? क्या आखिर के 15-20 दिन उनको चुनाव प्रचार के लिए उपयुक्त होंगे? और वो भी उस पार्टी के पास जिसके पास स्टार प्रचारकों की कोई कमी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन परमवीर जी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो है वो यहीं कहीं ना कहीं मात खा जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो चुनाव लड़े तो लड़े कैसे, और उम्मीदवार अपना बनाए तो बनाए किसे? और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन वो चुनाव लड़े, अब किसके सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए ये भी तो एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब है ना। क्योंकि जानकारी तो ये भी मिल रही है कि कई लोग ऐसे हैं जिनका मन तो है कि हाँ भाई हमें चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन जब उन्हें लगता है कि भाई बीजेपी की तरफ से ये यहाँ पर दमदार कैंडिडेट है या हो सकता है, उस वजह से वो अपने पैर जो है वो पीछे खींच लेते हैं। तो ये भी एक समस्या बनी हुई है। मतलब तो ऐसे व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं जी। तो हरगोविंद जी, क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ यूपी में, वो कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाएगा? क्या वो बीजेपी के लिए एक रोड़े की तरह काम नहीं कर पाएगा, कि ये भी माने जाए? देखिए, हमारे मानने से या किसी राजनीतिक दल के मानने से यदि जनता मान जाती तो चुनाव परिणाम तो उन्हीं बड़े राष्ट्रीय दलों के अनुकूल ही आते। और जहां तक दावे का प्रश्न है, दावे के पश्चात जो परिणाम आते हैं उन पे कोई जुर्माना या चालान नहीं है, तो बोल देने के कहीं कोई टीडीएस भी नहीं कट रहा, तो इसीलिए बोल देने के। अब दावे तो कल जब नॉमिनेशन भरे जाएंगे या लिस्ट आएगी तो बाकी के राजनीतिक दल भी बड़े बड़े दावे करेंगे, हमारी 80 आएंगी, 75 आएंगी, ऐसे। तो ये तो एक लोकतंत्र में तय तो जनता करेगी अभी चुनाव। हाँ, लेकिन ये कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से ही लीड ले रही है और वो ये साबित जनता के बीच में करने में सफल हो रही है कि वो चुनाव जीतने के मोड में चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और अन्य दल जनता को यह समझाने में शायद कल कहीं विफल ना रहे, वो समय हाथ से निकल जाएगा उनके कि हम भी चुनाव मैदान में हैं। बिल्कुल। तो संतोष जी, कहीं ऐसा तो हरगोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हरगोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, हाँ हरगोविंद जी आप बोलिए। हरगोविंद जी आप बोलिए। ठीक है संतोष जी, आपने अभी पूछा कि क्या भाजपा ने कोई 10 साल में भ्रष्टाचार नहीं किया? अरे प्रमुख मुख्य विपक्षी दल आप हैं, यदि वो भ्रष्टाचार किया तो आपको पूछना नहीं चाहिए, आपको उजागर करना चाहिए। इसका मतलब आप एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाने में भी असफल रहे। तो आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपसे पूछेगी कि सामने वाले बेंच पर भी बैठ के यदि आप भ्रष्टाचार और उनकी नाकामियों को उजागर नहीं कर पाए तो ये आपकी विफलता रही। और जहां तक कांग्रेस की अमेठी और रायबरेली जैसी परंपरागत जो उनकी सीटें हैं, उन पर तो कांग्रेस को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि यदि उनके लोग टूटकर भाजपा में भी जा रहे हैं तो कांग्रेस कहती कि हम तो हरगोविंद अरोड़ा जैसे आदमी को भी अमेठी से टिकट देकर संसद में भेज सकते हैं, हमारा इतना वर्चस्व है वहां पर। तो क्या कारण है कि भाजपा के प्रत्याशी भी वहां घोषित हो गए, उसके बावजूद आप अभी चरणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अंतिम चरण में। और ये मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा, देखिए निंदक नेड़े राखिए, अभी भी कांग्रेस को संभलने का अगर मौका ना मिला तो चुनाव तो होना बेमानी हो जाएगा, फिर तो चुनाव का देश में मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब बोर्ड की परीक्षा होती थी और मैं छात्र था तो मैं खेलने में समय व्यर्थ कर देता था और मैं पढ़ता नहीं था। अंत में 2 दिन जब पढ़ता था तो सारे मेरे मित्र तो पास हो जाते थे, लेकिन मेरी कंपार्टमेंट आ जाती थी। कमोवेश कांग्रेस की परिस्थिति बिल्कुल कंपार्टमेंट वाली है। बोर्ड की परीक्षा जब आएगी अंतिम चरण में आप लोग पढ़ेंगे। देश ना तो पहला चुनाव है ना आखिरी चुनाव है, ठीक है ना सर? अच्छा, अब आप रही तो मतलब आप इस बात को मानते हैं कि आप इस चुनाव को लड़ने में सक्षम नहीं है? ये तो समय बताएगा ना सर। आपको किसी के बात बोलने से अगर मैं आज ये कहूं कि मैं सब 543 में से 543 सीट हमारी कांग्रेस लेके आ रही है, तो आप कहिए ना, आपका स्वागत है, मैं तो चाहता हूं। नहीं, लेकिन ये बोलने के लिए भी संतोष जी, ये बोलने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। जैसे बीजेपी के पास कॉन्फिडेंस है, बीजेपी कहती है कि बीजेपी 370, बीजेपी कहती है बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार, तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। यूपी 80 की 80 सभी सीटें, तो वो कॉन्फिडेंस तो कम से कम पहले लाइए ना अपने अंदर। भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर वो कॉन्फिडेंस तो हो, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नजर ही नहीं आ रहा है।
अगर कॉन्फिडेंस होता तो आप कम से कम उम्मीदवारों का ऐलान तो करते। आप यूपी की 17 जिन सीटों पर लड़ रहे हैं वहां के उम्मीदवार तय नहीं कर पाए। चलिए आप 17 सीटें छोड़ दीजिए, जो हरगोविंद जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई अमेठी रायबरेली तो आप तय कर ही सकते थे, वहां का भी आपको भरोसा नहीं है, तो इससे बुरी स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए और क्या हो सकती है। परमवीर जी अपनी बात रखिए, आप बोलिए। रहता है तो भारतीय नहीं है। ठीक है, क्या उसने कोई समय मेरे पास बचा नहीं, जल्दी से हरगोविंद जी आखिरी कमेंट आपका 10 सेकंड में जल्दी से। डॉक्टर परमवीर जी ने महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र किया, मैं उनकी बात को मॉडिफाई करते हुए यहाँ का हूँ कि इसको मुद्दों को उठाने में कांग्रेस विफल रही ना, तो देश की जनता को लगता है कि इसका हल भी मोदी के पास ही है। अब देश की जनता को ऐसे लगना लगा कि महंगाई और बेरोजगारी अगर इसका समाधान कोई कर सकता है तो मोदी। बिल्कुल, तो ये एक चिंताजनक विषय। ठीक है परमवीर जी जल्दी से, परमवीर जी हाँ 10 सेकंड आपके पास भी, जल्दी से आखिरी कमेंट। हाँ परमवीर जी आवाज आ रही है आपको, मेरी सुन पा रहे हैं क्या आप? जी मेरे को आवाज आ रही है। आखिरी कमेंट आपका 10 सेकंड जल्दी से। हाँ देखिए, देश को विजन चाहिए, विजन कोई भी देगा, सब सत्ता में रहेंगे। कांग्रेस ने बहुत समय तक देश पर राज किया है, उस समय पर बड़े बड़े नारे इनके सिर्फ होते थे, काम करके दिखाते थे। लेकिन अब अफसोस होता है कि कांग्रेस ने सुप्रसिद्ध नारा था, ना जात पर ना पात पर वोट लगेगी हाथ पर। अब वहीं पर जात पात की बात की जाती है। राहुल गांधी जी कभी कहते हैं कि चलिए बिल्कुल मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उधर टारगेट पूरी तरह से सेट हो चुका है, लेकिन इधर अगर देखा जाए तो निर्बट्टा सन्नाटा, या यूं कह लीजिए कि इधर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और इस कंफ्यूजन के सहारे अब विपक्षी नैया पार कैसे लगेगी, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। इंतजार करते हैं, फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।